ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, देखते हैं, बाकी लैंग्वेज पे नहीं जाते हैं। A ball suspended by a thread swings in a vertical plane so that its acceleration values in the extreme and lowest position are equal. Find the thread deflection angle in the extreme position. कह रहे हैं कि लोवेस्ट पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है और जो हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन है वो सेम है। तो कह रहे हैं मैक्सिमम एंगल कितना होगा डिफ्लेक्शन का। चलिए मैं 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में अगर आप मुझे आप आंसर बता सकते हो तो बताइए। एक पार्टिकल को हम ऐसे स्विंग कर दे रहे हैं, अब देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कंप्लीट सर्कल तो कराएगा नहीं, स्लैक वाला भी केस नहीं होगा। तो जब ये कोई पार्टिकल लोअर हाफ सर्कल में ऑसिलेट करता है, किसी एंगल यहाँ तक जाएगा थीटा तक, और यहाँ स्पीड 0 हो जाएगी, तब ये पेंडुलम की तरह स्विंग करता है लाइक दिस। तो इन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो एक्सट्रीम पोजीशन होगा जहाँ स्पीड 0 होगी और ये लोएस्ट पोजीशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, तो ये थीटा की वैल्यू बतानी है। चलिए बताइए। ये तो मेंस में भी आ सकता है, मेंस लेवल क्वेश्चन है। तो क्लास रिकॉर्ड कर दीजिएगा। बेटा मैं नहीं करता रिकॉर्डिंग, एक बच्चा है वो कर सकता है तो कर लेगा।
So 2 tan inverse 1/2. 2 tan inverse 1/2 ये आ रहा है। अच्छा, लग तो गलत रहा है। सर यही आ रहा है। हाँ, आंसर तो 53 डिग्री के आसपास दिया, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट किया क्या इन्होंने? ओके, लेट्स सी। देखिए, मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने स्पीड इसको v दे दी, तो जो पहले आइए पता करते हैं मैक्सिमम एंगल कितना होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा लोवेस्ट पॉइंट पे, लोवेस्ट पॉइंट पे केवल हमारे पास केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जो टेंशन और mg लग रहे होंगे दोनों वर्टिकल लग रहे होंगे, और यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होगा या टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा मैं कहूँ, तो देयर विल बी नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो एट लोवेस्ट पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा केवल ac के इक्वल होगा, at बिकॉज 0 है, तो v नॉट स्क्वायर बाई l होगा। ठीक है, तो ये तो लोवेस्ट पॉइंट पे है। अब बात कर लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट की। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहले तो हम थीटा कैलकुलेट करेंगे, थीटा क्या है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो AC 0 होगा, केवल AP होगा, और आप सभी जानते हैं ये G का कंपोनेंट ही आएगा, एक mg का एक फोर्स आएगा, mg साइन थीटा। ये है एट हाईएस्ट पॉइंट। तो ये हमारा a के भी इक्वल है ना, बिकॉज AC 0 है यहाँ पे, तो दोनों इक्वल हैं, कह रहे हैं दोनों इक्वल हैं, तो v नॉट स्क्वायर बाई l इक्वल टू g साइन थीटा। यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है v नॉट स्क्वायर इक्वल टू gl साइन। मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ। अब थीटा और v में एक और रिलेशन है, क्योंकि थीटा एक्सट्रीम पोजीशन है, तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को u1 मान लेता हूँ, तो u1 प्लस mgl 1 माइनस कॉस थीटा लगेगा हाइट, u1 प्लस mgh हो जाएगी एनर्जी वहां पे, और काइनेटिक 0 हो जाएगी। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ, तो gl साइन थीटा बाई 2 gl 1 माइनस कॉस थीटा, gl से gl पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस टाइम कौन आया है? और ये आ रहा है 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 खत्म, तो ये एक साइन थीटा से साइन थीटा उड़ा दो, तो ये आ जाएगा tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, राइट। tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2, यही आ रहा है क्या? Yes sir. अच्छा, चलो ठीक है। तो हो सकता है ये अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री आ रहा हो, मतलब ये वाला एंगल जो हो ये 26.5 के अगर आसपास है तो इंटू 2 हो जाएगा, है ना, तो ये आंसर।
तो ये तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बट पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। मतलब वो जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस किए रहते हैं उस तरह से नहीं पूछा था, पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। क्वेश्चन नंबर 1.87 में इन्होंने कहा है स्मॉल बॉडी ए स्टार्ट स्लाइडिंग ऑफ द टॉप ऑफ ए स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर फाइंड द एंगल थीटा करस्पॉन्डिंग द पॉइंट एट विच बॉडी ब्रेक्स ऑफ द स्फीयर एज वेल एज द ब्रेक ऑफ स्पीड। अरे ये तो बहुत सिंपल, तो क्लास में डिस्कस किया है। ये ऐसे स्फीयर दे रखा है इन्होंने, यहाँ से छोड़ा है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर यहाँ से जस्ट स्टार्ट किया जाएगा तो cos थीटा इक्वल टू 2/3 पे स्लिप कर देगा, क्लास में निकलवाया मैंने। और अगर कोई वी नॉट स्पीड से यहाँ से फेंक रहे हैं तो cos थीटा की वैल्यू निकलवाई थी वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3 ये फॉर्मूला डिराइव कराया था डायरेक्ट, और याद करने के लिए भी कहा था। तो ये क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आसान है। स्क्रीनशॉट ले लिया। ये क्वेश्चन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। किसका चलेगा? लो एक सेकेंड, इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसका ले लो। हो गया। अरे इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। अरे गूगल पे मिल जाएगी, रोडो का पीडीएफ है। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, साइक्लिस्ट वाला लिखा है इन्होंने, ए साइक्लिस्ट राइड्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर horizontal plane of radius r, the friction coefficient being dependent only on the distance r from the center o। जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो वेरिएबल है लेकिन रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। where k naught is the constant, find the radius of circle with the center at point, find the radius of the circle with the center at point along which the cyclist can ride with maximum velocity what is this velocity। थोड़ी अंग्रेजी रसिया वाले नालायक कभी कभी वैसे लिख देते हैं। तो व्हेन k नॉट इज कांस्टेंट फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस बतानी है विद द सेंटर, सेंटर भी बताना है। ये क्या मतलब हुआ? सेंटर से तो दी है डिस्टेंस। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विद द सेंटर एट द पॉइंट along which cyclist can ride with the maximum velocity। what is this? मतलब कहने का मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि कोई साइक्लिस्ट जो है साइकिल वाला मैक्सिमम रफ्तार से मोशन कर सकता है, वो रेडियस बतानी है और वो रफ्तार भी बतानी है कि किस रेडियस पे वो सर्कुलर मोशन करे कि वो मैक्सिमम रफ्तार से मोशन कर सके। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर टर्निंग पे आधारित है हमारी समझ से। बस म्यू वेरिएबल है यहाँ पे, समझ लो ये म्यू का फंक्शन दिया गया है, म्यू इज इक्वल टू k नॉट 1 माइनस r बाई आर। A cyclist rides along the circumference horizontal plane of, मतलब मैक्सिमम रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर के बाद फिर वो राइड नहीं कर सकता क्योंकि फ्रिक्शन 0 भी हो जा रहा है, तुम देख रहे हो। तो करो भैया, इसको आधा ही क्रॉप कर लेते हैं, इसको ले चलते हैं इसको हवेली।
चलो भाई, उम्मीद है मुझे कि कोई ना कोई मुझे आंसर बताएगा इसका 2-3 मिनट में। तो टॉप व्यू में देख रहे हैं, टॉप व्यू बनाओ, ऊपर से देख रहे हो आसमान से, हेलीकॉप्टर से, ये साइकिल वाला इस पे चल रहा है। किसी रेडियस आर पे अगर साइकिल वाला चलेगा, है ना, साइकिल वाला नजर आ रहा है मान लो तुमको, ये कैसा साइकिल वाला, ये साइकिल वाला नजर आ रहा है। ऊपर से देख रहे हो तो ऐसे एमजी लग रहा होगा, कुछ वेट होगा, इस तरह से नॉर्मल एक लग रहा होगा, वर्टिकल है ना। और ये आर के साथ वेरी कर रहा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का फंक्शन लिख लेता हूं मैं, के नॉट 1 - R/R। तो इन्होंने कहा है कि उसे अधिकतम स्पीड से चलना है, सर्कुलर मोशन करना है, तो फिसल जाएगा यार अगर स्पीड बहुत बढ़ाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हुए आपको बताना है। तो हॉरिजॉन्टल टर्निंग में जब हम लोगों ने पढ़ा था नो स्लिपिंग की कंडीशन, तो हमें पता था जब लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो स्लिप कर जाएगा। या अगर साइक्लिस्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही देखेंगे तो जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा म्यू एम जी क्रॉस कर जाएगा वैसे स्लिप कर जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है ना कि अगर हमको याद हो, कुछ बच्चों को याद रहता है डेटा, स्लिपिंग कब तक नहीं होती, अंडर रूट म्यू आर जी निकलवाया था मैंने क्लास में। लेकिन अब आप सोच सकते हो कि सर मैक्सिमम स्पीड तो तभी मिलेगी जब आर मैक्सिमम होगा, तो कैपिटल आर पे पूरा, क्योंकि ये प्लेन जो है मैक्सिमम कैपिटल आर रेडियस तक रिवॉल्व, मतलब वो सर्कुलर मोशन कर सकता है। लेकिन देखो आर बढ़ रहा है तो म्यू घट रहा है, जितना आर बढ़ाओगे उतना म्यू कम हो रहा है। इसलिए अगर मैं आपको जनरल दिखाई देता हूँ, देखो ये अगर मैं साइक्लिस्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूंगा ना तो ये mv² होता था और ये लिमिट फ्रिक्शन होता था। तो जब तक स्लिप नहीं करना है तो mv/² लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल कर लेते थे लिमिटिंग कंडीशन में। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू होती थी जब स्लिप करने वाला होता था वो म्यू अंडर रूट म्यू आर जी आती थी। अब मुद्दा ये है कि यहाँ पर म्यू और आर दोनों वेरी कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे हाईएस्ट रेडियस, मतलब मैक्सिमम रफ्तार से किस पॉइंट पे वो मोशन कर सकता है, मतलब ये v की वैल्यू मैक्स किस रेडियस पे आएगी। तो अभी आप एक नजर देखोगे, अगर म्यू कांस्टेंट हो तो हाईएस्ट रेडियस पे आएगी, पर यहाँ पर आर बढ़ रहा है तो म्यू घट रहा है। तो एक तरह से यहाँ मैथमेटिकली आपको डील करना पड़ेगा। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर आर पे सॉल्व किया है तो म्यू की वैल्यू रख दूं के नॉट 1 - R/R इंटू आर इंटू जी। अब ये एक तरह से वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अंदर साफ साफ एक पैराबोला लिखा है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखी है आर में, तो देख लो कहाँ किस रेडियस पे ये मैक्सिमम आएगी। या तो कैलकुलस ही लगा लो, अंदर वाली चीज को स्मॉल आर के रिलेटिव में डिफरेंशिएट करके 0 कर लो। बताओ किस रेडियस पे आएगा। R/2। R/2 पे ही आएगा शायद। हाँ चलो, तो अंदर वाली चीज को मैं कुछ y मान लेता हूँ, y क्योंकि ये चीज मैक्स होगी तो रूट भी मैक्स होगा। तो के नॉट भी तो बाहर आ गया, ये हो गया R - R² मैं इसका मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसका डिफरेंशिएशन 0 कर देता हूँ। 1 - 2R/R इक्वल टू 0, 2R/R इक्वल टू 1, तो R इक्वल टू R/2 आएगा। सही है, करेक्ट आंसर। तो R/2 पे स्पीड क्या आएगी, मैक्स। तो मैक्स स्पीड आ रही है अंडर रूट के नॉट, R/2 रखोगे तो ये 1/2 आएगा इंटू R/2 आएगा इंटू जी। तो ये आ रहा है अंडर रूट के नॉट आर जी होल डिवाइड बाई 2, है ना। तो देखिए एकदम बिल्कुल अलग, थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन मिलता है।
अब इस तरह के क्वेश्चन कहीं किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं बेटा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। इन्होंने कहा है कि 1.90 पे देखते हैं। ए कार मूव्स विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है 0.62 मीटर पर सेकंड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सरफेस circumscribing a circle of radius 40 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन, मतलब म्यू की वैल्यू दी है, म्यू के की वैल्यू के बराबर 0.20 और ए की वैल्यू दी है, तो ये स्टैटिक ए काइनेटिक मानेंगे। What distance will the car ride without sliding if at initial moment of time its velocity equal to 0? अरे इसी से मिलता जुलता एनयूसीएम का एक क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, जिसमें एक डिस्क के ऊपर ब्लॉक रखा था, उसमें ये पूछा था कितनी देर बाद ये स्लाइड करना शुरू करेगा। भाई इसमें तो मैं टाइम दूंगा, इसमें तो मैं टाइम दूंगा, सबको पूरा दिमाग भेजा लगाने के लिए, बढ़िया अच्छे से सॉल्व करो। यहाँ जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, है ना, तो इसमें एनयूसीएम है आपका, तो एनयूसीएम है। तो अगर कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व करोगे तो एक टेंजेंशियल फोर्स भी लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, करो जल्दी फटाफट।
तो आया कुछ आंसर? 63 meters. 60 मीटर। देखें, आंसर देखना पड़ेगा बुक में। एक मिनट, ये तो एग्जैक्ट 60 मीटर आंसर दे रहे हैं। देखते हैं, लेट्स सी। देखो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा कि ये मान लेते हैं सर्कल है, ये टॉप व्यू हम देख रहे हैं जिसमें गाड़ी है मूव कर रही। अब सोचिए कि हम अगर देखें तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल कांस्टेंट, उस वक्त स्पीड निकाल लेते हैं जिस वक्त स्पीड ये स्लिप कर जाएगी। तो अगर एक कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है at, तो जो जब हम बेटा टेंजेंशियल डायरेक्शन में कई बार क्या होता है ना, एक बात समझ लो, सर्कुलर मोशन जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है तो सर्कल को खोल देते हैं, खोल के स्ट्रेट बना देते हैं। ऐसे मान लो एक थ्रेड है, उस पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल में, उसको खोल के सीधा कर दो, कई सारे टर्न है। जब सीधा कर दोगे तो ये इनिशियल स्पीड आएगी, इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। तो आप काइनेमेटिक्स की वो इक्वेशन लगा सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस at। डिस्टेंस है ये, सर्कल के अलोंग कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ये एक्चुअली वो सर्कुलर मोशन वाली इक्वेशन अगर लगाओगे उन्हीं से निकलेगा। जैसे आप ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगाओगे, अब आर से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये हो जाएगा v, ये v नॉट, और ये at और ये t। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे, सारी लीनियर में कन्वर्ट हो जाएंगी। बस ध्यान रखना है एक्सेलरेशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखना होता है। तो किसी टाइम पे जो स्पीड आएगी वो 0.62 into t आएगी, बल्कि बेटर है कि हम इसे डिस्टेंस के टर्म में ही कैलकुलेट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2af, s है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो 124 1.24 इंटू एस। v स्क्वायर की वैल्यू s के टर्म में आएगी उस वक्त
मतलब किसी जनरल एस के टर्म, मान लेते हैं डिस्टेंस एस कवर करने वाली बॉडी स्लिप कर जा रही है, इतना लेट से आ रहा कोई। तो अगर मैं बॉडी के ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई डायग्राम बना रहा हूं, तो एक तो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दूंगा और एक टेंजेंशियल सूडो फोर्स लगाऊंगा। इन ये टॉप व्यू में मैं देख रहा हूँ, बाकी mg लगेगा नीचे की तरफ, नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ब्लॉक को स्लिपिंग की टेंडेंसी इधर होगी, तो जो फ्रिक्शन मिलेगा वो इधर की तरफ मिलेगा। इन दोनों के रिजल्टेंट का अपोज करेगा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमें पता है कि टाइम के साथ ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, ठीक है, पर ये वाला टर्म इंक्रीज करता जाएगा तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब रिजल्टेंट हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाएगा तो स्लिप कर जाएगी बॉडी। तो देख लेते हैं लिमिटिंग के बराबर कब होगा। तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट को इक्वल कर दे रहे हैं, तो अंडर रूट एम वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के हम इक्वल कर देना है। एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस 80 तो दिया गया है हमको, तो इसको अगर हम होल स्क्वायर करने के बाद हम कैंसिल करके इधर लिख लेंगे, तो म्यू जी का स्क्वायर माइनस, तो म्यू की वैल्यू दी है के इक्वल टू 0.2 है, देख लो यार। तो 0.2 और जी की वैल्यू दी नहीं है, तो 9.8 ले लेना या 10 ले लेना। अब 10 और 9.8 में ही थोड़ा थोड़ा अंतर आया होगा, किसी का 60 आ गया, किसी का कुछ हो गया। चलो तो अभी इतना ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रख देते हैं। बताना क्या था हमको यार, फिर से भूल गया। डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो हमको ये v का वैल्यू आ गया उस वक्त, तो वी स्क्वायर बाई आर, रेडियस भी गिवन है 40 मीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आ रही है v की पावर 4 इक्वल टू आर स्क्वायर, इधर भेज दो, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, और v की पावर 4 जो आएगा वो इसका स्क्वायर देख सकते हो, इसका स्क्वायर आएगा 1.24 s। तो ये आर स्क्वायर है, ये म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 80, तो एस स्क्वायर एस आ जाएगा अंडर रूट, आर है 40 स्क्वायर, म्यू है 0.2 का स्क्वायर, म्यू इंटू जी, मैं जी 10 ले रहा हूं, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, म्यू इंटू जी 2 होगा तो 4 हो जाएगा, ये माइनस 0.62 इंटू 0.62, ठीक है, डिवाइडेड बाई बाहर 1.24 आएगा। तो कर लेना यार इसको सिंप्लीफाई, 60 मीटर आएगा। हो सकता है 60 ना, हमने जी को 10 ले लिया है, दिया तो है नहीं 10, तो 9.8 लेना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप कर लेना, है ना। तो डिस्टेंस की बात करिए, तो डिस्टेंस कैलकुलेट की हमने डायरेक्टली, हमने कोशिश करी है कि स्पीड का फंक्शन पहले ही डिस्टेंस के टर्म में निकाल लिया। एक तरीका ये हो सकता था कि हम पहले स्पीड ही निकाल दें, इसलिए वी निकाल लें, यहाँ पे इस इक्वेशन से एस ना रखें, यहाँ से पहले वी निकाल लें, बाद में हम काइनेमेटिक्स लगा लेंगे, ये वाली इक्वेशन, ये यू 0 है, बताओ वी जब होगी तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, है ना। तो एक ही बात है, आप ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन कुछ भी कर सकते हैं, इधर उधर सीक्वेंस पे चेंज कर सकते हैं। ये यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1.91 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन।
इन्होंने कहा है कार मूव्स यूनिफॉर्मली अलोंग ए हॉरिजॉन्टल साइन कर्व y इक्वल टू साइन। मतलब एक कार है, अगर तुम ऊपर हेलीकॉप्टर से देख रहे हो टॉप व्यू में, तो एक साइन कर्व बना देते हैं। इस कर्व पे टहल रही है, ऊपर से देख रहे हो तो इस कर्व पे कांस्टेंट स्पीड से टहल रही है, और इसकी इक्वेशन है a sin x by alpha, where a and alpha are constant। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन k दिया है, तो म्यू की वैल्यू k दी गई है। एट व्हाट वेलोसिटी विल द कार राइड विदाउट स्लाइडिंग, मतलब किस रफ्तार से चले तो कहीं स्लाइड ना करे, है ना। तो जो कार होगी ना वो इस पे चल रही होगी ऐसे यूं जूं जूं ऐसे। बहुत ही प्यारा सवाल है। यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, मतलब स्पीड कांस्टेंट रही होगी, देयर विल बी नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
क्या कॉन्सेप्ट है भाई इसके पीछे? रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले निकालेंगे dy/dx से। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों निकालेंगे? सर mv²/r को μn के बराबर करेंगे ना। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सही कह रहा। फिर किस पॉइंट पे निकालेंगे? क्योंकि इन्होंने तो कहा है कि किस रफ्तार से वो मैक्सिमम मूव कर सकता है कि स्लिप ना करे। अगर हम थोड़ा सा बेसिक पे याद करें कि हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, तो अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गाड़ी करती है, स्पीड कांस्टेंट है उसकी, तो गाड़ी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम देखते हैं, ये टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं, तो हमें पता है कि ये जैसे इसके इक्वल होता है तो मैक्स स्पीड आती है। तो v²/r m, यहां से मैक्स स्पीड आती है μrg। या अगर मैं यहाँ पर देखूं तो v²/r इक्वल टू μg। अब एक चीज समझनी बेटा, यहाँ पर हम v नहीं बदल रहे, स्पीड, बट ये एक सर्कल की बात है। तो एक चीज मैं यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर मेरी गाड़ी को सेम रफ्तार से चलाया जाए, सेम रफ्तार से, बहुत ध्यान समझना, 40 किलोमीटर/आवर सपोज, अलग अलग सर्कल में मैं चलाऊं उसको, कभी R1 रेडियस, कभी R2 रेडियस, कभी R3 रेडियस, तो यहाँ पर ये आप कह सकते हो इस इनइक्वालिटी से आपको ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, ये मतलब फ्रिक्शन बड़ा होना चाहिए, स्लिप नहीं करना, म्यू ग्रेटर आर इक्वल टू। तो म्यू ग्रेटर आर इक्वल टू v²/rg, तभी स्लिप नहीं करेगा। यानी ये म्यू की मिनिमम वैल्यू है v²/rg। अब सोचो अगर v फिक्स कर दिया है तो रेडियस जितना कम होगा, जितने छोटे सर्कल में चलेगा ना हमारी बॉडी, जितने स्मॉल रेडियस के सर्कल में चलेगी ना बॉडी, उतना ही मुश्किल होगा चलना, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए होगा, स्लिपिंग का खतरा बढ़ जाएगा, है ना। तो हाई फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, पर यहाँ पर फ्रिक्शन फिक्स है, v फिक्स होगी कोई पर्टिकुलर स्पीड, लेकिन r वेरिएबल है, लेकिन हमें वो v की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है। बात समझना, सोचिए किसी रफ्तार पे अगर कोई गाड़ी इस साइन कर्व पे चल रही होगी, साइन कोई सर्कुलर कर्व तो है नहीं, पर यहाँ पर जब एक कर्व की बात करते हैं विच इज नॉट ए सर्कल, और हमें सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगाने, रेडियस की बात करते हैं, तो वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं, नॉट एग्जैक्टली द रेडियस। तो आपको देखना है कि साइन कर्व पे जब बॉडी चल रही होगी, हॉरिजॉन्टल साइन कर्व पे ग्राउंड पे, तो उसकी स्लिपिंग का खतरा अलग अलग होगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्लिपिंग के चांसेस वहां होंगे जहां सबसे अधिक फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, या जहां सबसे ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो v²/r जी अगर देखा जाए तो सबसे मैक्स वैल्यू आएगी जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होती है। मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां होगी वहां पे फ्रिक्शन सबसे ज्यादा चाहिए, वहां स्लिपिंग का खतरा सबसे ज्यादा है। तो अगर वहां फिसलेगी नहीं बॉडी तो कहीं नहीं फिसलेगी। अगर किसी पर्टिकुलर स्पीड मान लीजिए फिक्स है और आर मिनिमम पे अगर फ्रिक्शन ने बचा लिया, मतलब फ्रिक्शन कहीं कम नहीं पड़ने वाला है, फ्रिक्शन सफिशियंट है, अगर वहां उसने बचा लिया है तो सभी पॉइंट पे बचा लेगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें साइन कर्व के उस पॉइंट पे देखना है कि उस पॉइंट पे कितनी रफ्तार पे स्लिपिंग होगी, जिस पॉइंट पे स्लिपिंग का खतरा सबसे ज्यादा है, मतलब लीस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है। अब मैं तो आपको बता चुका हूं कि टर्निंग जितनी शार्प होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही मिनिमम होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे
कि ये जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर टर्निंग सबसे शार्प होती है, सबसे लीस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर यहीं पे होती है। मतलब ये वाली वैल्यू आप कह सकते हो π/2, तो x बाई अल्फा की वैल्यू जहां π/2 होगी, यहाँ मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। इसे आप प्रूव कर सकते हो, आप जनरल x, y पे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो। ये फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2। इसे जनरल पॉइंट x, y पे निकालो, फिर उस r का मैक्सिमम मिनिमम लगा के मिनिमम निकाल लो। तो आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, यही पॉइंट होते हैं, ये टर्निंग सबसे ज्यादा होती है साइन कर्व में। तो अब हमें इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले निकालना है कि क्या होगा। तो y = a sin, तो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। dy/dx क्या आएगा, a डिवाइड बाई अल्फा cos x/अल्फा का होल स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर आएगा, अल्फा स्क्वायर। पूरी वैल्यू 3/2 करेंगे, डिवाइड बाई एक बार और डेरिवेटिव लेंगे, तो a/अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और क्या बनेगा, cos का माइनस हो जाएगा तो माइनस साइन लगा लेते हैं, फिर से साइन आ जाएगा x/अल्फा। अब यहाँ पर हम x/अल्फा को π/2 रख देते हैं, तो मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर cos π/2 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, तो ऊपर तो रहेगा 1, नीचे रहेगा -a/अल्फा स्क्वायर इंटू 1। ठीक है ना, तो x/अल्फा जो रखना है हमको वो, तो r की वैल्यू आ रही है, अब देखिए माइनस साइन कॉन्केविटी बता देता है, ठीक है, डाउनवर्ड कॉन्केविटी है, अपवर्ड कॉन्केविटी है, तो माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिए, तो उसकी वैल्यू आ रही है अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई a। तो ऐसा समझिए कि जब साइन कर्व पे बॉडी, कोई गाड़ी ऐसे जा रही होगी इस पॉइंट पे, तो उसे आप इमेजिन कर सकते हो कि सर्कल में है जिसकी रेडियस r मिनिमम। तो ये एक, अगर मैं गाड़ी के फ्रेम में बनाऊंगा तो ये r मिनिमम, ये लिमिटिंग सेक्शन लगा देंगे। क्या मैं सीधे सीधे कर देता हूँ, μ² = v²/r मिनिमम इंटू g। यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू शायद गिवन है k, और v²/r मिनिमम है अल्फा स्क्वायर बाई a ऊपर जाएगा इंटू g। तो यहाँ से v की मैक्स वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इससे ज्यादा स्पीड से आप नहीं चल सकते हो, नहीं तो म्यू कम पड़ जाएगा आपका। तो मैक्सिमम स्पीड आ सकती है kg अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई a। तो आप कह सकते हो v <= होनी चाहिए √kg डिवाइड बाई a, और बाहर आ जाएगा अल्फा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन, देखिए कॉन्सेप्ट बदल सकता है, कर्व चेंज कर सकता है, कर्व कॉस कोसाइन कर्व हो सकता है, या कोई पैराबोलिक कर्व दे सकता है जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रही हो। जैसे अगर मैं कोई इस तरह का पैराबोलिक कर्व दे सकता हूं, तो पैराबोला में भी इसी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होता है। इसी तरह बच्चों इलिप्टिकल पाथ हो सकता है। अगर इलिप्टिकल पाथ है तो इलिप्टिकल पाथ में भी ये जो 2 पॉइंट होते हैं, ये वाले 2 पॉइंट, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होती है। इस तरह का इलिप्स होगा तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होती है। मतलब यहाँ पर साइन कर्व की जगह ये इलिप्टिकल कर्व, पैराबोलिक कर्व, या कोई दूसरे प्रकार का कर्व देके आपसे इस तरह का कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। तो ये काफी बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब ये एक सवाल ना समझिए आप, इसे एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बता दीजिए। ओके सर, देख लीजिए कहाँ से दिखाएं, यहाँ से।
नीचे और नीचे कर दीजिए। ये हमने टॉप व्यू में डायग्राम बनाए हैं। हो गया सर। ओके, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। चल रही है अभी, क्या हुआ? A chain of mass m forming a circle of radius r is flipped on a smooth round cone with half angle theta. Find the tension of the chain if it rotates with a constant angular velocity omega about vertical axis coinciding with the symmetry axis of the cone. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई ये तो। और इसको थोड़ा एनालाइज करके मैं चाहता हूं आप लोग खुद से ट्राई करें, तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपने खुद से इसको कर लिया तो बड़ी ही अच्छी बात होगी। और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, मतलब ये टफ नहीं कहेंगे, थोड़ा सा विजुलाइज कर लिया ना तो हो जाएगा। मेंस और एडवांस दोनों के लायक है। एक चेन है ना बेटा, वो कोन है, कोन में ऐसे कोन है, ये मान लीजिए रखा है ग्राउंड पे, और इस पे एक चेन जो है फिसल जाती है, फिसल के यहाँ पे आ जाती है। ये चेन है। अब ये चेन इस एक्सेस के अबाउट इसे घुमा रहा है। और यहाँ पर ये वाली रेडियस आर दी है, चेन का मास एम है, ये आधा एंगल थीटा है। बहुत ही प्यारा सवाल है भाई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, क्योंकि इसमें आपको दिमाग लगाना है, बहुत हाई फाई कैलकुलेशन नहीं है, टाइम ज्यादा किल नहीं होगा, आपको बस सोचने में टाइम लगाना है।
क्या भाई? हो गया सर। हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। बताओ टेंशन कितना आया? सर mg अपॉन 2 पाई ब्रैकेट में cos थीटा प्लस का r ओमेगा स्क्वायर बाय जी। mg/2 पाई यस, ब्रैकेट में cos थीटा प्लस का r स्क्वायर, सॉरी r ओमेगा स्क्वायर बाय जी। ये आ रहा है। यस Yes, sir. ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है रिजल्ट Sir. यहाँ पे। सर, इसमें डिवाइड बाय r जी। r ओमेगा स्क्वायर बाय जी। यस गुड। अबे अर्जुन, तुम यस सर बोल रहे हो, कर लिया क्या तुमने? सर सिर्फ fx निकाला था सर उससे, फिर सर ऐसे कैसे एफएक्स? आशीष कैसे?
सर जो बेसिकली चेन थी सर उसका एक डीएमआर सपोज कर लिया, उसमें हाँ। लगने वाले सारे फोर्सेस को एनालाइज कर लिया कि नॉर्मल लगेगा और उस डीएम का डीएमजी लग रहा होगा, टेंशन जो बेसिकली चेन के अलोंग आएगा और उन सबको बैलेंस कर देंगे तो बेसिकली सॉल्व हो जाएगा साइंटिफिक लगा के डीएम ओमेगा स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही बात है बेटा। यहाँ पर दो डायग्राम हम बनाएंगे तब ये बात पूरी तरह समझ में आएगी। एक तो अगर मैं चेन का छोटा सा टुकड़ा बनाऊंगा, यहाँ पे सोचो छोटा सा टुकड़ा मैंने बना लिया, मान लिया ऐसे ऐसे, तो अभी इस वाले फोटो में दिखेगा नहीं, लेकिन ये मान लो ये छोटा सा टुकड़ा आपने मान लिया। इस छोटे से टुकड़े पे दो फोर्स यहाँ नजर आएंगे, एक तो लगेगा mg या dm इंटू जी, और एक सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल। जो दो टेंशन लगेंगे ना, इसको जब हम कट करेंगे ना, ऊपर से देखेंगे तो एक फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। क्या आएगा मैं अभी आपको बताऊंगा। ये अभी मैं कुछ फोर्स बना देता हूं। अब अगर मैं इसको टॉप व्यू में देखूं, ऊपर से देखूं लाइक दिस, तो मुझे चेन एक ऐसे सर्कुलर पाथ पे ऐसे गोल गोल दिखाई पड़ेगी। ऊपर से देख रहा हूं कोन पे पड़ी हुई। इस चेन का अगर मैं बहुत छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करूं, मैंने क्या किया बच्चों, एक बहुत छोटा सा टुकड़ा ये कंसीडर किया है डीएम मार्क। ये एंगल डी थीटा है। तो यही टुकड़ा यहाँ पर है जो नजर नहीं आ रहा तुमको, क्योंकि ये ऐसे हॉरिजॉन्टल पे पड़ा हुआ है, साइड से देख रहे हो। ऊपर से देखोगे तो छोटा सा टुकड़ा दिखाई पड़ेगा। तो अगर ये मैं छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लो इस चेन का, तो इस पे एक टेंशन फोर्स ऐसे लगेगा और इस पे एक टेंशन फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल लगेगा, हॉरिजॉन्टल, यानी ये दोनों टेंशन हॉरिजॉन्टल लगेंगे। और अगर आप यहाँ कंपोनेंट करेंगे तो ये आधा एंगल डी थीटा बाई 2 होगा, ये वाला एंगल भी डी थीटा बाई 2 होगा, बिकॉज ये डी थीटा बाई 2 होगा, ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 होगा, ये डी थीटा बाई 2 होगा। तो इस टेंशन के जो दो कंपोनेंट आएंगे, ये आएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, अंदर की तरफ टी साइन डी थीटा बाई 2। ऐसे यहाँ पर इस टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे, टी साइन डी थीटा बाई 2 और टी कॉस डी थीटा बाई 2। कॉस वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ इस छोटे से एलिमेंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना, अभी इसको मैं इस फोर्स को हटाई देता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू है 2t sin d थीटा बाई 2। तो और इन तीन रियल फोर्सेस के अलावा पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर उसी के फ्रेम में जाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल भी लगा सकते हो। ठीक है ना। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में कैलकुलेशन करना चाहोगे, कैसे कंपोनेंट करना चाहोगे। अगर आप ध्यान से देखो तो डीएम की वैल्यू जो आ रही है, पूरा मास m है, मास पर यूनिट लेंथ होगा m/2πr, इनटू लेंथ आएगा r d थीटा। तो जो डीएम की वैल्यू होगी इट इज m इंटू डी थीटा डिवाइड बाई 2π। तो अगर मैं पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बना दूं तो इसके बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल ऐसे मोशन कर रहा होगा ना ये, तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा dm r ओमेगा इसका। अब अगर आपको पता है कि ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा आएगा, थीटा 90 माइनस ये वाला एंगल भी थीटा आना चाहिए मेरे हिसाब से।
कैलकुलेशन देख लेना। तो मैं क्या कर रहा हूं, सारे कंपोनेंट में कर दे रहा हूं सरफेस के अलोंग बैलेंस कर दे रहा हूं, क्योंकि अब तो मैंने पार्टिकल के फ्रेम में बनाया है, तो बेटर है कि मैं सरफेस के अलोंग ही फोर्सेस बैलेंस कर लूं। तो सरफेस के अलोंग आप देखो, एक तो आएगा इस फोर्स का कंपोनेंट ऊपर की तरफ, तो अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो 2t साइन डी थीटा बाई 2 का साइन थीटा आएगा। ये ऊपर की तरफ लगेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, और डीएमजी का ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, तो इस बार डीएमजी का कॉस थीटा आएगा, डाउनवर्ड आएगा, और एम आर ओमेगा स्क्वायर का भी डाउनवर्ड आएगा, उसका साइन आ जाएगा। तो ये आ रहा है डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है डीएमजी, सॉरी कॉस आ रहा है इसका, प्लस डीएम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। ये मैंने अलोंग द सरफेस फोर्स बैलेंस करिए। क्यों बैलेंस करें? ताकि नॉर्मल रिएक्शन हमारा ना आने पाए, तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। अब आप देखो, डीएम की वैल्यू कर दो पुट, और साइन थीटा से कर दो पूरे इक्वेशन में डिवाइड। तो 2t साइन डी थीटा इतना छोटा है, ये डी थीटा बाई 2 लिख लिया, और साइन थीटा से कर दिया डिवाइड। डीएम की वैल्यू है m डिवाइड बाई 2 पाई इंटू डी थीटा जी, ये कॉट थीटा आएगा, m डी थीटा डिवाइड बाई 2 पाई, m की वैल्यू है r ओमेगा स्क्वायर, और ये साइन थीटा कैंसिल आउट होता है। डी थीटा से डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो m अपॉन 2 पाई आ रहा है कॉमन, ब्रैकेट b कॉट थीटा प्लस r ओमेगा स्क्वायर, यही आएगा यार, यही है ना। दिस इज द आंसर फॉर द टेंशन। तो यहाँ पर बस अच्छे से आपको छोटा सा एलिमेंट लेकर के फोर्सेस को बैलेंस करना है, बस और कुछ नहीं करना। फोर्सेस एक बार बैलेंस कर लिया आपने, तो फिर आपका कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल लगा मुझे। नोट कर ले, कर लो पीडीएफ भेज देंगे, चलो लिख लो, फिर भी लिखना है। चलिए मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आज की क्लास इतनी रखेंगे। सर यस सर वो वाली